नमस्कार, मैं मविन नाज़रेट और सौदब काकली न्यूज़ मीडिया में। मैं हूँ मुंबई के शिवड़ी क्षेत्र में और हमारे साथ है साजिद कुरैशी जी, जो सबका सेवा सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय सचिव है और संस्थापक सदस्य है। और जैसे कि हमें पता है कि पूरे देश में आज 6 महीने से कोरोना का प्रकोप है, आज बेरोजगारी का माहौल है और आज मुंबई और महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में आज जो सबसे सर्वप्रथम और सबसे पहले जो कार्य की है, आगे आकर कार्य की है, कोरोना योद्धा बन के कार्य किया है, वो है एनजीओ के सदस्य। कैसा रहा साजिद जी का सफ़र इस कोरोना के समय में, इस इंटरव्यू के माध्यम से वो हमारे साथ साझा करेंगे। साजिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले इस इंटरव्यू के लिए। सर, जैसे कि हमें पता है कि 6 महीने से पूरा कोरोना का प्रकोप था पूरे विश्व में, पूरे देश में, और सर जितना ईमानदारी के साथ सरकार ने कार्य नहीं किया, उतना ईमानदारी के साथ, उतना यत्न के साथ एक एनजीओ ने कार्य किया। सर, कैसा रहा आपका 6 महीने का सफ़र? सबसे पहले तो सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब। ये जो 6 महीने जो लॉकडाउन के गुजरे, ये बहुत भयानक गुजरे। लोगों ने बहुत तकलीफ़ें झेली है, बहुत परेशानी आई है, जो बेरोज़गारी आई है और जो लोगों के खाने की तकलीफ़ आई है, इन सब को देखते हुए सारे एनजीओ मुंबई में, महाराष्ट्र में माशाल्लाह अच्छा काम करे। और उस तरह से हमारी भी जो संस्था है, सबकी सेवा सामाजिक संस्था, उसने भी इस काम में हिस्सा लिया, इस काम में उतरे और जितना हो सका हमारे से हम लोगों ने उतना लोगों की हेल्प की, राशन बांटे और जितना हो सका पेशेंट लोगों को हॉस्पिटलाइज कराना है, किसी की डेथ हो गई है तो उसकी बॉडी निकलवाना है, ये सारे काम हम लोग ने हमारी संस्था के थ्रू करे जी अभी तक। सर, जैसे कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हम देख रहे थे कि जगह जगह हम आपका तस्वीर देख रहे थे, आप अनाज बांट रहे थे, जो अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वितरण कर रहे थे। सर, जो तमाम रहवासी शिवड़ी के और मुंबई के, तभी आप उनसे मिलते थे कोरोना के समय में, इस प्रकोप में क्या संवाद होता था, क्या बात वो आपसे करते थे? ज़्यादातर लोगों को खाने की तकलीफ़ होती थी, राशन पानी की तकलीफ़ हो गई थी, क्योंकि काम धंधा था नहीं, लोगों को राशन खरीदने के पैसे नहीं थे। तो काफ़ी लोग हमारे पास जब स्टार्ट के पहले हफ्ते में जब आना शुरू हुए कि भाई हमारे डेली कमाने वाले है हमारे सिवड़ी एरिया में, तो लोग जब आए कि भाई हमारे को खाने की तकलीफ़ हो रही है और राशन की तकलीफ़ हो रही है, कुछ हमारी हेल्प करो, तो हम लोगों ने सोचा यार इसलिए किसके लिए कुछ करना चाहिए। तो कुछ तो हम लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन करके लोगों को राशन पानी बांटे और कुछ हम लोगों ने दूसरी एनजीओ से भी हेल्प लिए, उनसे भी हेल्प लेके लोगों तक पहुँचाए, घर घर जाके पहुँचाए। उसके अलावा डेली हम लोग को 750 पैकेट खाने के आते थे, वो हम लोग यहाँ पे लोगों को जो कारीगर लोग हैं, जो काम चला गया था उन लोगों का, तो उनको खाने की बहुत तकलीफ़ हो गई थी, तो काफ़ी हालत ख़राब थी लोगों की। तो उन्होंने घर घर जाके लोगों तक पहुँचाए, यहाँ से लेके पूरे किडवाई नगर तक और उस तरफ टीबी हॉस्पिटल तक। वहाँ पे लोग फ़ोन करते थे कि भाई हम लोग को खाने की तकलीफ़ है, तो हम लोग एक घर में जितने 5 मेंबर होते थे तो 5-5 पैकेट पहुँचा देते थे। किसी के घर में 7 मेंबर है, किसी के मेंबर 4 मेंबर, जितने मेंबर होते थे उतने मेंबर हम लोग खाने के पैकेट्स डेली 2 टाइम पहुँचाते थे। जी सर, जो आपने इतना बेहतरीन कार्य किया, लोगों ने आपके कार्य का प्रशंसा किया, सराहना किया, तमाम राजनेता ने भी आपका प्रशंसा और आपके कार्य का प्रशंसा किया है। सर, अभी बात करेंगे सोशल इशू को लेकर। सर, जैसे कि पता है कि पूरे 6 महीने से संपूर्ण बेरोजगारी है पूरे देश में। आज सर जो अडानी इलेक्ट्रिसिटी हो, रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी हो, तमाम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आज बिजली का बिल पेश कर रही है और हम देख रहे हैं कि जो रेशियो आ रहा है वो दुगना तिगना रेशियो में आ रहा है। तो सर, इसको आप कैसे देखते हो? आज क्या परिस्थिति है ग्राउंड लेवल पर, जो हमारे भाई बहन स्लम्स पॉकेट में रहते हैं? वैसे अभी धीरे धीरे थोड़ा बहुत यानी जैसा खुल रहा है, लोग काम पे वगैरह थोड़ा बहुत जाने लगे हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काम करने लगे हैं, तो लोगों का खाने का मसला तो हल हो गया है। अब सबसे बड़ा मसला है स्कूल फीस का और दूसरा इलेक्ट्रिक बिल का। अब इसके लिए लोग इतने परेशान हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल कुछ भी आया है, कैसा भी आया है, मतलब कोई हिसाब किताब ही नहीं है, जैसा आया उनकी मर्ज़ी में दे दिए, रीडिंग वगैरह हुई नहीं है और बड़े बड़े बिल है, मतलब लोगों को अनएफोर्डेबल है, मतलब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उसके लिए लोग काफ़ी परेशान हैं। उसके लिए मेरे पास और हमारी संस्था के पास काफ़ी लोग आ रहे हैं कि भाई इसके लिए कुछ करो, आंदोलन करो या फिर कुछ तो भी एक्शन लो। तो उसके लिए हम लोग अभी प्रिपेयर हो रहे हैं कि कुछ तो भी किया जाए इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक बिल को लेके और स्कूल की जो फीस है उसको लेके भी कुछ काम करना है आगे इंशाल्लाह। सर, मैडम भी संस्था के सदस्य है। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि एक महिला होती है, वो घर की होम मिनिस्टर कहलाई जाती है, एक गृहिणी पूरा घर संभालती है। मैडम, क्योंकि आज बेरोज़गारी का समय है, आज घर में लोगों के पास पैसे नहीं है, तो कैसे वो बिजली का बिल भरेंगे, स्कूल का फीस भरेंगे, अनाज लेने के वांदे हैं। मैडम, इसको आप कैसे देखते हो और सरकार से क्या निवेदन करोगे आप? देखिए, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, आदाब। मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग परेशानी हालत में अभी गुजर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल की फ़ीस भी कंपलसरी कर दिया है कि स्कूल की फ़ीस किसी भी हाल में तुमको भरना है। प्लस लाइट का बिल भी 10 आया है, 20 आया, 50 आया, कुछ भी है,
वो भी कंपलसरी भरना है। तो जब सही से खाने का ही इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है लोगों के पास, तो बिल और ये स्कूल की फ़ीस कहाँ से भर पाएंगे वो लोग? आखिर उनके भी घर में बाल बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं। अगर एक आदमी कमाता है तो अभी फ़िलहाल तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, बराबर है। अभी थोड़ा थोड़ा सा शुरुआत हुई है, तो यहाँ पे लाइट का बिल आ गया है, स्कूल की फ़ीस का मसला आ गया है। तो वो कैसे वो लोग एडजस्ट करेंगे, कहाँ से भरेंगे पैसा? तो मेरा ये सरकार से कहना है कि प्लीज़ मेहरबानी करके कुछ तो इसमें थोड़ा बहुत कम, आधे से आधा करो, या और तो कुछ तो कम करो, या तो माफ़ करो। जो बच्चों की स्कूल की फ़ीस है कम से कम एटलीस्ट वो तो माफ़ कर सकती है गवर्नमेंट, इतना तो कर सकती है। अब बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसे हैं वो तो आराम से बैठे हैं घर में, उनका तो वो क्या 2-2 लाख 3-3 लाख डोनेशन वगैरह दे रहे हैं। लेकिन जो गरीब है वो कहाँ से डोनेशन देंगे और कहाँ से बच्चे पढ़ाएंगे? या बच्चे पढ़ा ले या तो पेट ही भर ले। दो काम में से एक ही काम कर सकता है इंसान। जिसके घर में अगर 4 बच्चे हैं तो वो कहाँ से लाएगा? 4 बच्चों को किस तरीके से पढ़ा पाएगा? इसलिए मेरा सरकार से ये अपील है मेरी कि बराए मेहरबानी करके कुछ तो गरीबों पे नज़र करे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। सर, आपका ये 6 महीना कैसे गुजरा लॉकडाउन का, और आपने क्या अनुभव किया? सर, सबसे पहले तो नमस्कार, आदाब और सलाम। ठीक है, ये 6 महीने के अंदर जो हालात आए पब्लिक के पास, देखो यहाँ तो हम तो अच्छे लोग हैं, समझ में आ रहा है। जो बेचारे हैंडीकैप वगैरह थे उन लोगों को हमसे ज़्यादा परेशानी हुई है। जो नॉर्मल आदमी से ज़्यादा परेशान वो लोग हुए। हम लोग ने जो अनाज वगैरह बांटने का जो काम किया हमारी संस्था ने मिल के, उसके अंदर हमने हैंडीकैप लोगों को भी सबसे आगे रखा, क्योंकि उनका मुद्दा ऐसा था कि उनको कोई देखने वाला नहीं था, वो कहीं लिस्ट में नहीं थे। उन लोगों को हमारी संस्था ने सबसे आगे उनको रखा है, और सबसे पहले हम लोगों ने उन लोगों का काम किया। और आज वो लोग इतने परेशान हैं कि बेचारे ना घर से बाहर आ पा रहे, ना उनके लिए कोई काम का साधन है, और ना निकल पा रहे। बस ये है कि बस वो बेचारे बहुत ही परेशान है। उनके लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सरकार को, कि भाई आम आदमी के लिए तो सोच रही है, जी आप उसके लिए भी सोचें कि भाई कम से कम वो लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी सर, आपने जो मसला उठाया बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, इस पर चर्चा होने का। तो जैसे आपने बात की अपंग के बारे में, जो हमारे दिव्यांग भाई अपंग भाई है, कि सर आपने तभी आप उनसे मुलाकात की इस लॉकडाउन के समय में, वो आपसे क्या चर्चा करते थे, क्या संवाद आप लोग का होता रहा? हमारे से ये चर्चा होती थी कि भाई हमारे पास ना खाने को है ना पैसे है। हम वो लोग इतने परेशान हो गए थे, जो बेचारे काम करते थे उन्हें घर बिठा दिया गया था, क्योंकि दिव्यांग ऐसा एक शख्स आता है जिसको मेडिकल फील्ड में अनफिट दिया जाता है जी, क्योंकि उनके लिए कहीं भी, और ये लॉकडाउन के दरमियान में कोविड-19 के पीरियड में उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ये था कि भाई आप तो अनफिट में, आपको बीमारियाँ रहती है, उसके लिए उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो लोग यही आते थे कि भाई हमारे लिए कुछ करो, हमारे लिए अनाज का बंदोबस्त करो, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, पैसे का इंतज़ाम करो, दवा पानी नहीं है। वैसा तो हमने बहुत से जन का किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारे पास एक हैंडीकैप की पूरी टीम है हमारी संस्था की, जो हैंडीकैप फील्ड पे काम करती है। जी, धन्यवाद सर। और जो ये हमारी एनजीओ है, ये हमारी जो एनजीओ हम लोग जो चला रहे हैं, तो इसमें से बीच में कुछ लोगों को कैंसर पेशेंट है यहाँ पे, जो 5 नंबर बिल्डिंग में। मैंने लोगों से, हम लोगों ने बात की आपस में। फिर लोग ये मुमरा में रह करके, जावेद जो है वो मुमरा में रहते हैं। मुमरा से इनको मैंने फ़ोन किया, साजिद को मैंने फ़ोन किया, तो ये लोगों ने राशन वगैरह का इंतज़ाम किया। मैंने उनके घर जाके राशन पहुँचाया, उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया मेरा, जबकि वो गैर मुस्लिम हैं। लेकिन वो इतने खुश हो गए, कम से कम उनके दिल से दुआ निकलेगी ताकि हम लोग भी खुशहाल रहेंगे। बस मेरी ये इल्तिजा है आप लोगों से, बराए मेहरबानी आप कुछ ना कुछ करिए लाइट का बिल और बच्चों को फ़ीस को लेकर के। भाई, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे आज की यूथ है, युवा पीढ़ी है, आज स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटीज में है, और हम देखते हैं काफ़ी सारे जो यूथ है उन्होंने सुसाइड भी कमिट किया है। तो ऐसे जो हमारी यूथ है उन तक क्या सूचना, क्या संदेश, क्या पैगाम आपका रहेगा? सर, जैसे कि अभी फ़िलहाल में तो जैसे युवा पीढ़ी आज के टाइम में चल रही है, तो सर सबसे ज़्यादा तो आज के टाइम में जो युवा पीढ़ी में है सबसे ज़्यादा है नशा। जी, आज के टाइम में जितने यूथ जनरेशन में आ रहे हैं वो सब नशे के चक्कर में जा रहे हैं। काफ़ी लोगों जैसे कि अभी एमडी ये सब में ज़्यादा लोग दिख रहे हैं अभी। जी, तो इसीलिए मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि इस चीज़ पे कंट्रोल पाए। ओके, और जैसे अभी हमारे मुंबई जैसे शहर में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि जितने 19 ईयर्स 18 ईयर्स मिनिमम 16 ईयर से लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज के टाइम में सब, जी, जैसे एमडी वगैरह सब चीज़। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि ऐसा ना होना चाहिए, जितना हो सके अपने घर में अपने बच्चों को ये सब चीज़ से दूर रखें। और ख़ास करके माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है
अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रफ़ीक शेख है। मैं साजिद साहब को काफ़ी समय से जानता हूँ और मैंने देखा है जो लॉकडाउन में इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने, इनकी संस्था ने, इनके कार्यकर्ताओं ने जो काम किया बहुत बेहतरीन किया। मुझे लगता है आज की तारीख में जो नगर सेवक, एमएलए इनको करना चाहिए था वो काम इन्होंने साजिद भाई ने किया और इनकी जो काम देख के मुझे बहुत दिल को खुशी होती है। और ये हर एक वक्त में हर एक के काम आते हैं। एक फ़ोन जैसा कोई किसी को कर दो पहले आके खड़े हो जाते हैं, भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, सबका साथ देते हैं, सबको आगे लेके चलते हैं। तो इनके लिए मेरे को बहुत खुशी है कि ऐसा काम करें। इनकी संस्था के लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। धन्यवाद। थैंक यू। अजीत जी, जैसे हम देखते हैं कि आज जो हमारी सेंट्रल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर आप रोज़ डिबेट ऑन करो तो आज जो विभाजन लाने का जो कार्य हमारी सेंट्रल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है, देश में एक अशांति फैला हुआ है। सर, देश में एकता बने रहे, यूनिटी रहे देश में, क्या सूचना, क्या संदेश, क्या पैगाम रहेगा आपका हमारे देशवासियों के लिए और मुंबईकरों के लिए? सर मैं तो ये कहूँगा कि हर आदमी, आज ज़्यादातर लोग एजुकेटेड है, हर आदमी अपनी आँख और कान खुली रखे, अफवाहों पे ध्यान ना दे, क्योंकि लोग बहुत सारे भड़का रहे, मतलब चाह रहे कि कुछ हो, मतलब नहीं हो रहा है। ये मतलब लोगों पढ़े लिखे हैं, समझदार हो गए। अब लोगों को समझ में आ गया है कि इस चीज़ों में नहीं पढ़ना है। मेरी भी लोगों से अपील है कि आप लोग अपनी आँख और कान खुली रखें, हर चीज़ को देखें बाकायदा और उसके ऊपर फिर अपना रिएक्ट करें। कोई फालतूगिरी में ना जाए, कोई बेकार की बातें ना करें जिससे अपने देश की एकता खराब हो। और हमारी संस्था तो सबके लिए है, सबकी सेवा, सामाजिक संस्था सबके लिए है, ना कोई जात धर्म का कोई इसमें वो है। हर एक के लिए हम लोग हेल्प कर रहे हैं और करते रहेंगे, हमारा ये विकल्प है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास मुलाकात के लिए कि इतना कम कीमती समय में से अपने समय निकाले इस इंटरव्यू के लिए।